सेमेस्टर में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को एक बार मेरे YouTube चैनल में पुनः वेलकम है। जैसे आप देख रहे हैं कि इस साल बिहार बोर्ड से जो भी विद्यार्थी परीक्षा देने वाले हैं उन बच्चों के लिए मैं बहुत ही आसान कुछ प्रश्नों को आपके बीच में उपस्थित किया हूँ। बस इतने प्रश्नों को आप बेहतर ढंग से एक बार सुन लें, इस वीडियो का आप अध्ययन कर लें, वीडियो के माध्यम से आप सुन लें, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस साल बिहार बोर्ड परीक्षा में किसी तरह की समस्याएं नहीं हो सकती है। और इसी उम्मीद के साथ मैं आपके बीच में इसे 2 सेट में तैयार किया हूं। पहला सेट जो आप देखेंगे सेट 1, यानी कि सेट 1 में जितने लघुत्तरीय है उस सारे लघुत्तरीयों को रखा गया था, और दूसरा सेट आपका है दीर्घोत्तरीय का। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न के रूप में आपके बीच में यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, जो एक एक करके मैं यहाँ आप लोगों के बीच में इसे आसानी से समझने का प्रयास हमने किया है कि आप आसानी से इसे देखें और एक बार अध्ययन करें तो आप आसानी से समझेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसमें सबसे पहले प्रश्न में मैंने क्या आपके लिए गेस करके यहाँ लाया हूँ। सबसे पहला प्रश्न है आपका कि भारत में गुट निरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई गई। भारत में गुट निरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई गई? तो सबसे पहले गुट निरपेक्षता की नीति भारत में अपनाई गई, तो यह गुट निरपेक्षता है क्या? गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, इस बात को आप समझेंगे। इसे अलग अलग तरह से प्रश्न आपके बीच में उपस्थित किया जा सकता है, और इस अलग अलग तरह से, जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का प्रकाश डाले, ऐसे भी प्रश्न आपके बीच में आ सकता है। या ऐसे प्रश्न हो सकता है गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसे नॉन अलाइन्ड मूवमेंट के नाम से हम जान सकते हैं, में भारत के योगदान का वर्णन करें, या फिर भारत में गुट निरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई गई। ऐसे करके आपके अलग अलग प्रश्न हो सकते हैं। तो आप इस पे बस ध्यान रखेंगे कि भारत में जब गुट निरपेक्षता की बात आएगी तो मैं जो वीडियो अभी बताने जा रहा हूं, तो इस वीडियो का आप अनुसरण करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे गुट निरपेक्षता है क्या। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन को जन्म देने वाले देशों में अगर कहा जाए तो भारत का नाम सबसे अग्रणी पंक्ति में आता है, कि भारत का नाम सबसे अग्रणी पंक्ति में आता है जो गुट निरपेक्ष आंदोलन को जन्म देने में भारत का योगदान रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर हम देखें, या स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व ही जो सबसे पहले 7 सितंबर 1946 ईस्वी के समय को आप देखेंगे कि इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक रेडियो प्रसारण के माध्यम से गुट निरपेक्षता में विश्वास व्यक्त करते हुए घोषणा भी दिया था। अपने आप में वे आश्वस्त होकर घोषणा किए थे कि भारत जो है संसार के गुट निरपेक्ष में सम्मिलित नहीं होगा, जो भी संसार का गुट निरपेक्ष व्यवस्था होगा उसमें भारत सम्मिलित नहीं होगा। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले जो देश थे, इस देशों को भी यही परामर्श भी दिया था कि वे इससे अलग थलग बने रहें। इसके साथ साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत के अगर हम कहें योगदान का, तो भारत के योगदानों को हम अलग अलग बिंदुवार समझ सकते हैं कि भारत का अलग अलग इसमें क्या योगदान रहा है। तो सबसे पहले हम बिंदुवार इसे देखेंगे तो 1 नंबर में देखेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए भारत की भूमिका सबसे सराहनीय मानी जाती है, क्योंकि 1947 ईस्वी से लेकर 1949 ईस्वी के बीच भारत में एशियाई जो देश थे, भारत के साथ जो भी एशियाई देश थे, इसके सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके बाद दूसरे बिंदु पर अगर हम देखते हैं तो उसमें देखेंगे कि जुलाई 1956 ईस्वी में यूगोस्लाविया है। तो यूगोस्लाविया के एक नगर जो ब्रियोनी के नाम से जाना जाता है, ब्रियोनी में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के जो राष्ट्रपति थे, मिस्र के यहाँ कर्नल नासिर, और यानी कि मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर और जो यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो का नाम आप जानते हैं कि यह दोनों व्यक्ति जो है, यानी टीटो ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को व्यवहारिक रूप देने के लिए एक बैठक का आयोजन भी किया था। फिर यहाँ तीसरे बिंदु पर अगर हम विचार करें तो देखेंगे कि 1961 ईस्वी की बात आप देखेंगे कि 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी जो था, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन भी किया गया। और इस प्रथम सम्मेलन में प्रत्येक 3 वर्ष पर सम्मेलन बुलाए जाते हैं, और इसी दौरान एकाएक अब तक इसके 14 सम्मेलन हो चुके हैं। और इस 14 सम्मेलन में प्रत्येक सम्मेलन में भारत के सक्रिय सहभागिता देखने के लिए आपको हमेशा मिलेगा कि भारत की सक्रिय सहभागिता इस सम्मेलन में पाया जाता है। चौथे बिंदु पर अगर आप विचार करें तो देखेंगे कि स्वयं भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन का 7वां शिखर सम्मेलन 1993 ईस्वी में, 1993 नहीं 1983 ईस्वी में यह बात आता है कि यह संपन्न हुआ। भारत की तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी गुट निरपेक्ष आंदोलन के तहत, यानी इसके अध्यक्ष या एक तरह से अध्यक्षता
अध्यक्षा इनको बनाई गई थी, इंदिरा गांधी को। अक्टूबर 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की जब मृत्यु हो गया तो इस मृत्यु के बाद कहा जाता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष पद पर राजीव गांधी को सुशोभित करने का कार्य किया गया। पुनः हम पांचवें बिंदुओं पर अगर विचार करें तो पांचवें बिंदुओं पर देखते हैं कि 1986 में भारत को, अगर हम ऐसे देखें कि भारत को अफ्रीकी कोष का अध्यक्ष भी बनाया गया गुट निरपेक्ष आंदोलन के 8वें शिखर सम्मेलन के दौरान। इस सम्मेलन में भारत के तत्कालिक जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, इन्होंने यानी भारतीय रक्षा कोष में सहयोग के नाम पर सहयोग का प्रस्ताव रखा, जिससे सदस्य जो राज्य थे इसके संघर्ष की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई। तो इस तरह से आपने देखा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत का कितना सक्रिय योगदान रहा है, भारत का इसमें कितना महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। पुनः हम अगले प्रश्न पे विचार करते हैं। अगले प्रश्न महत्वपूर्ण है, जितना आप यदि परीक्षा को अपना महत्वपूर्ण समझते हैं उतना महत्वपूर्ण समझ के इस प्रश्न को एक बार देखें। तो दूसरा प्रश्न आपके बीच में उपस्थित किया गया है कि विश्व राजनीति पर शीत युद्ध के प्रभाव का वर्णन करें। तो शीत युद्ध के बारे में मैंने पहले ही सेट में आपको जानकारी दिया था कि शीत युद्ध का मतलब तो आप समझ रहे हैं कि शीत युद्ध होता क्या है। तो आप विश्व राजनीति पर शीत युद्ध के प्रभाव को आप देख सकते हैं कि शीत युद्ध, सबसे पहले शीत युद्ध के बारे में आप एक बार फिर से उसको आप रिमाइंड कर लें कि शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है। तो शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति होता है जिसमें बातों की बौछार तो होती है, शब्दों का वार होता है, लेकिन उसका अंतिम परिणाम कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ बातें बनाई जाती है, बड़ी बड़ी बातें कही जाती है। ऐसा उम्मीद होता है, ऐसा लगने लगता है कि अब कुछ न कुछ होने वाला है, अब बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है, बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, लेकिन ऐसा अंततः कुछ होता नहीं है, सिर्फ बातों की बौछार में ही रह जाता है। तो शीत युद्ध की स्थिति होती है। तो हम यहाँ पे शीत युद्ध की स्थिति के रूप में हम देखेंगे शीत युद्ध की राजनीति जो है, यानी कि विश्व की राजनीति पर शीत युद्ध का क्या असर पड़ता है, क्या इसका प्रभाव पड़ता है, इसका वर्णन हमें करना है। तो हम यहाँ शीत युद्ध का जो तात्पर्य देखते हैं तो इस तात्पर्य में दो देशों या गुटों के मध्य में तनावों के साथ संघर्ष की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें सैनिक संघर्ष तो नहीं दिखता, लेकिन अन्य जो साधन होते हैं, साधनों में दोनों पक्ष जो होते हैं एक दूसरे के बीच में एक तरह का आरोप और प्रत्यारोप और आपसी तनाव और अविश्वास के साथ साथ कहा जाता है कि ऐसी स्थिति संलग्न होते हैं। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ था तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैचारिक आधार पर विश्व दो खेमों में, दो गुटों में बंट गया। और दो गुटों में जैसे आप देखेंगे कि एक पूंजीवादी गुट था और दूसरा साम्यवादी गुट में चला गया। तो पूंजीवादी गुट में आपको देखने के लिए मिलेगा जिसका नेतृत्व अमेरिका के हाथों में था, और साम्यवादी गुट जो था इस गुट में जिसका अगर नेतृत्व कहा जाए तो सोवियत संघ के हाथों में चला गया। द्वितीय विश्व युद्ध से 1991 ईस्वी तक का जो काल रहा वह शीत युद्ध का काल माना जाता है, क्योंकि 1991 ईस्वी में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत एक गुट का बिखराव यहाँ देखने के लिए मिलता है तथा शीत युद्ध का यहाँ अंत हो जाता है। और शीत युद्ध जो है इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर अलग अलग तरह से प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा कि कई तरह के प्रभाव इस पर पड़ते हैं, जिसमें अगर हम इसे बिंदुवार प्रश्न समझने का प्रयास करते हैं तो बिंदुवार देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो शीत युद्ध का जो प्रभाव है, जिसमें सबसे पहले हम कहेंगे कि विश्व का दो गुटों में ध्रुवीकरण, विश्व जो होता है दो गुटों में ध्रुवीकरण हो जाता है, क्योंकि शीत युद्ध के कारण विश्व के दो राष्ट्रों का दो गुटों में तीन, अगर कहा जाए तो तीव्र ध्रुवीकरण हुआ। प्रत्येक गुट ने अपने देशों को, जो भी गुट था उसमें अलग अलग जो दो गुट में बटे, तो प्रत्येक गुट अपने ही देश को प्रभाव में लाने के लिए विभिन्न प्रकार के उचित और अनुचित तरीके अपनाने का हर संभव प्रयास करने के लिए वह विवश हो रहा था, या कहा जाए कि हर संभव प्रयास करने का तैयारी कर रहा था। दूसरा अगर हम बात देखें, दूसरे बिंदु को देखें तो राज्यों के मध्य में अविश्वास और घृणा का विकास हो जाता है। राज्य जो होते हैं एक दूसरे के बीच में अविश्वास ला देते हैं, विश्वास ही नहीं होता है, घृणा का भाव उत्पन्न होने लगता है। अर्थात शीत युद्ध में राज्यों के मध्य में घृणा और अविश्वास को जन्म दिया, जिससे अगर कहा जाए कि विभिन्न मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना यहाँ क्षीण होते हुए नजर आता है। पुनः हम तीसरे बिंदुओं पर विचार करते हैं, देखते हैं तो सैनिक गठबंधनों की वृद्धि जो होती है, प्रत्येक गुट ने अपने प्रभाव बढ़ाने और सुरक्षा के भय से सैनिक गठबंधनों यानी सैनिक गठबंधन को बढ़ावा देना। पूंजीवादी देशों का प्रमुख सैनिक जो गठबंधन है, यहाँ जैसे नाटो का आप नाम जानते हैं, नाटो है, तो नाटो था, तथा साम्यवादी देशों सैनिक संगठन, जिसमें आप साम्यवादी देश में देखेंगे कि वर्षा की संधि के रूप में आपके बीच में उपस्थित होता है। पुनः आप इसके चौथे बिंदुओं पर विचार करेंगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा कि सशस्त्रीकरण आणविक शस्त्रों के विकास की होड़ लग जाती है। सशस्त्रीकरण माने अस्त्र शस्त्र बनाने की जो होड़ होता है, या एक तरह की भावना होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश में अस्त्र शस्त्र का निर्माण करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम अस्त्र शस्त्र रखें ताकि हम दूसरे देशों पर अपना प्रभाव स्थापित रखे रहें, अपना प्रभाव कायम रखें। क्योंकि शीत युद्ध में शस्त्रों की दौड़ जो होता है इसको बढ़ावा दिया गया,
आणविक शस्त्रों का भी तेजी से विकास हुआ और इसके साथ साथ देखा जा सकता है कि निशस्त्रीकरण के प्रयासों में एक तरह से असफलता ही हाथ लगती है। अगर हम अगले बिंदु पर विचार करें तो देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का के महत्व यहां बढ़ जाते हैं। सिद्धू जैसे हुआ तो इसका विश्व स्तरीय प्रभाव क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का महत्व इसमें बढ़ गया। अंतर्राष्ट्रीय संस्था का महत्व कैसे बढ़ गया कि सिद्ध युद्ध के बाद में कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में यह बहुत ही महत्वपूर्ण देखने के लिए मिलता है और संगठन सिद्ध युद्ध के अखाड़े का एक रूप ले लेता है, एक इसका पर्याय रूप बन जाता है। फिर हम छठे बिंदुओं पर विचार करें तो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान होता है और अंतर्राष्ट्रीय समस्या के समाधान में आप निश्चित रूप से समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए शांति तथा सहयोग की आवश्यकता होती है। लेकिन शीत युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय विकास तो दूर कहा जा सकता है, अनेक वैश्विक जो समस्या है इसका समाधान भी राजनीति का शिकार हो गया और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर युद्ध का अपना एक अलग प्रभाव देखने के लिए मिलता है। तो आगे मैंने पीछे भी बताया कि हर एक प्रश्न को आप बहुत ही महत्वपूर्ण समझें, परीक्षा को ध्यान में रखना है। तो इसके बाद के प्रश्न पे अगर हम विचार कर दिया गया कि एक ध्रुवीय, तीसरा प्रश्न आपका है कि एक ध्रुवीय विश्व पर निबंध लिखें। तो एक ध्रुवीय विश्व क्या है, यानी कि विश्व को तो आप देख रहे हैं कि विश्व जो है एक ध्रुव पे कैसे आएगा, एक ध्रुव पे कैसे अपने स्थिति को कायम करेगा। तो इसी एक ध्रुवीय विश्व पर हमें निबंध लिखने की बात दी गई है। तो जिसमें हम देखेंगे कि सोवियत संघ जो है इसके विघटन जैसे हो जाता है तो विश्व एक ध्रुवीय बन जाता है। एक ध्रुवीय विश्व का नायक जो था वो अमेरिका को माना जाए, इसमें कहीं भी किसी तरह की अतिशयोक्ति की बात नहीं आती है। 1991 के बाद अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत यहां देखने के लिए मिलता है कि पूरे विश्व पर अमेरिका का वर्चस्व का शुरुआत होता है। विश्व राजनीति में विभिन्न देश, या अगर हम कहें कि विभिन्न देश के साथ विभिन्न देशों के समूह ताकत पाने और कायम रखने के लिए लगातार कोशिश करने में लगे हुए थे। यह ताकत जो था सैन्य प्रभुत्व, आर्थिक शक्ति के रूप में देखें, या फिर हम देख सकते हैं कि राजनीतिक रुतबे के रूप में और सांस्कृतिक बढ़त के रूप में हम देख सकते हैं। तो इसी रूप में देखने के लिए आपको मिलेगा, क्योंकि वैश्विक स्तर पर इन क्षेत्रों में बढ़त होने के कारण अमेरिका में एक सशक्तिकरण या महाशक्ति का दर्जा प्राप्त हो गया और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक महाशक्ति के दबदबे में हो तो उसे बहुधा उसे ही एक ध्रुवीय व्यवस्था के रूप में हम कह सकते हैं कि एक तरह से यह एक ध्रुवीय व्यवस्था यह कायम है। अमेरिका की मौजूद जो ताकत है इसके रीढ़ के रूप में अगर कहें तो उसकी चढ़ी बढ़ी जो सैन्य शक्ति है, इस सैन्य शक्ति में आज अमेरिका की सैन्य शक्ति अपने आप में एक अनूठी शक्ति के रूप में मानी जाती है, एक बहुत बड़ी ताकतवर शक्ति के रूप में जाना जाता है। क्योंकि आज अमेरिका अपनी शक्ति जो सैन्य क्षमता है इसके बदौलत या उसके बूते पर या उसके प्रभाव पर वह पूरी दुनिया में कहीं भी अपना निशाना साध सकता है। किसी भी देश पे वह चाहे तो अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकता है। अपनी सेना को युद्ध भूमि में जो अधिकतम दूरी पर वह सुरक्षित रहकर वह अपने दुश्मन को घर बैठे ही बिल्कुल पंगु बनाने का काम कर सकता है। तो अमेरिका की दशा बनी हुई है। अमेरिका इतना मजबूत स्थिति में बना हुआ है कि अमेरिका के नीचे कुल 12 ताकतवर देश की अगर हम सूची लेते हैं तो इस 12 ताकतवर देश में एक साथ मिलकर अपनी सैन्य क्षमता के लिए जितना खर्च करते हैं, कहीं हम कहें कि उससे ज्यादा सैन्य शक्ति या सैन्य क्षमता के लिए अकेले अमेरिका खर्च करता है। तो आप इससे अंतर समझ सकते हैं कि अकेले अमेरिका जितना खर्च करता है, 12 जो उसके नीचे के जो प्रभुत्व वाले देश है और 12 मिलकर जितना खर्च करता है उससे कहीं ज्यादा अमेरिका का खर्च होता है। तो अमेरिका के सैन्य प्रभुत्व का आधार जो है सिर्फ उच्च सैनिक व्यय नहीं बल्कि उसकी एक गुणात्मक बढ़त भी मानी जाती है। अमेरिका आज सैन्य प्रौद्योगिकी के मामले में उतना आगे निकल चुका है कि किसी और देश के लिए इस मामले में उसकी बराबरी कर पाना किसी भी देश के लिए संभव नहीं लग रहा है। जो बहुत लंबे समय तक दूर दूर तक ये देखने के लिए नजर नहीं आ रहा है कि कोई देश अमेरिका की बराबरी कर सके। विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की 28% भागीदारी बनी हुई है कि विश्व का जितना अर्थव्यवस्था है सारे अर्थव्यवस्था में 28% अकेले अमेरिका उसका भागीदार है। विश्व की कुल व्यापार में अमेरिका का अगर कहा जाए तो यहाँ 15% उसका अपना व्यापार है, वो अकेले हिस्सेदार है। अमेरिका की आर्थिक प्रबलता, उसकी ढांचागत ताकत यानी कि कुल मिलाकर कहें कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक खास शक्ल के ढालने की ताकत में वो जुड़ा हुआ है। विश्व बैंक की बात आप करें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें जिसे IMF इंटरनेशनल मनी फंड की बात करते हैं, विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं,
तो इस तरह से अमेरिकी जो है वर्चस्व कायम यहाँ अपना रखा हुआ है, अपना कायम स्थापित किया हुआ है। अमेरिकी वर्चस्व न सिर्फ आर्थिक और सैन्य क्षमता के क्षेत्र में है, बल्कि अगर कहें कि सामाजिक रूप में है, राजनीतिक रूप में है, सांस्कृतिक आदि सभी क्षेत्रों में बने हुए हैं। क्षेत्र में यह अपना एक दबदबा कायम करके रखा हुआ है। अमेरिकी संस्कृति बड़ी एक लुभावनी संस्कृति बन चुकी है और उसी कारण सबसे ज्यादा वह अपने आप में ताकतवर बना है। वर्चस्व का यह सांस्कृतिक पहलू है जहां जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि रजामंदी से बात मनवाना अमेरिका के लिए अमेरिका से कोई सीख सकता है। इस तरह से इन तमाम बातों को देखने के बाद निसंदेह रूप से आज कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति के साथ के जोड़ का मौजूद नहीं है, क्योंकि भारत की बात करें, चीन की बात करें, रूस की बात करें, जैसे बड़े देशों में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे पाने में बिल्कुल असंभव ये लग रहे हैं। लेकिन आज इस देशों के बीच आपसी मतभेद है और इन मतभेदों के रहते अमेरिका के विरुद्ध उनकी कोई संगठन यानी कोई भी गठबंधन नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक ध्रुवीयता अमेरिका ने बना रखा है, अपना वर्चस्व स्थापित कर रखा है। तो ये हुआ आपका एक ध्रुवीय विश्व की बात। अब इसके बाद हम देखते हैं एक ध्रुवीय विश्व के बाद अगर हम यहाँ तुलना करते हैं चौथे प्रश्न में, जैसे यहाँ पे गेस के रूप में दिया गया आपके लिए कि संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियों का वर्णन करें। संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धि, तो इसको जानने से पहले जैसे आप देखे हैं कि विश्व के जो इतिहास है इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि दो तरह के विश्व युद्ध हुए, एक प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध। तो जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच में लड़ा गया तो वहां पे राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य भी लगभग वही था जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य है। तो इसी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अगर हम देखते हैं तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था। तो आप द्वितीय विश्व युद्ध की बात समझेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था 1939 से लेकर 1945 के बीच में, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद विश्व के रंगमंच पर एक भयावह स्थिति देखने के लिए नजर आया, क्योंकि जितना धन की क्षति हुआ उसी तरह से जन की क्षति हुआ, उसी तरह से विश्व जो था आर्थिक मंदी से गुजरने की स्थिति में आ गया। इस मंदी को बरकरार रखने के लिए, इस मंदी से उबरने के लिए और साथ में यह स्थिति फिर से उत्पन्न नहीं हो, विश्व जो है अपने इस जो नुकसान हुआ है विश्व स्तरीय, इस नुकसान से बचने के लिए एक संघ की स्थापना की गई, एक संगठन की स्थापना की गई। और वह संगठन जो है आपके बीच में उपस्थित हुआ जिसे हम संयुक्त राष्ट्र के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को की गई। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो था, यही उद्देश्य था कि विश्व शांति की स्थापना कर दी जाए, विश्व में शांति स्थापित रहे। अपनी स्थापना के बाद तक की जो संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख जो उपाधियां थी, या अगर हम कहें उसकी जो उपलब्धियां देखी जा रही है, वह उपलब्धियां अलग अलग प्रकार से हम बिंदुवार समझ सकते हैं कि इसकी क्या उपलब्धियां रही है। तो जैसे सबसे पहले बिंदु में अगर हम रखने का प्रयास करें तो इसमें फिलीपींस की समस्या को हल किया गया। फिलीपींस में जो समस्याएं चल रही थी, इस समस्या का हल किया गया। और यहूदियों के लिए 1948 ईस्वी में इजराइल राज्य की स्थापना कर दी गई। इसके बाद देखेंगे दूसरे इसकी उपलब्धि के रूप में कि इसने कोरिया तथा हिंद चीन के जो युद्ध को समाप्त करवाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और कोरिया की स्वाधीनता पर आंच भी आने नहीं दिया। यह संयुक्त राष्ट्र की यानी कि संयुक्त राष्ट्र की एक उपलब्धि मानी जाती है। फिर आप तीसरे बिंदु पर देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से इंडोनेशिया से डच सेनाओं को वापस लौटाने के लिए मजबूर भी किया गया। और इस पर कहा जाए इस प्रकार से 1948 ईस्वी में स्वतंत्र इंडोनेशिया का उदय भी हुआ। पुनः आप देखेंगे कि चौथे बिंदु में कि संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 1948 और 1965 में कश्मीर की सीमा पर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध था उसको बंद कराने का संयुक्त राष्ट्र ने बहुत ही सफल प्रयास किया। पांचवें बिंदुओं पर देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से इंग्लैंड और मिस्र के बीच स्वेज नहर के झगड़ों को अंत कराने का महत्वपूर्ण कार्य किया गया। इसने मालाया का नाम देखेंगे, लीबिया का नाम देखेंगे, ट्यूनेशिया का नाम देखेंगे, घाना ऐसे जैसे देशों का नाम, टोगोलैंड का नाम देखेंगे, आदि देशों को स्वतंत्र करने के लिए पूरी सहायता देने में संयुक्त राष्ट्र कहीं भी हिचका नहीं, बल्कि उसने बहुत ही सहभागिता निभाया। इसकी उपलब्धि मानी जाती है। हम छठे बिंदु पर देखें कि इसकी और भी उपलब्धियां हैं कि इसने कांगो में शांति स्थापित करने में पूरी अपनी सहायता करने का योगदान दिया। इसने सोवियत रूस और अमेरिकी जो दो गुट थे, दो गुटों में आपसी मतभेदों के तनाव को कम करने का भी कार्य किया।
अगले बिंदुओं पर देखते हैं, 7वें बिंदु में अगर रखा गया है तो इसने विनाशकारी शस्त्रों की रोकथाम के लिए समय समय पर कई राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया। इसके बाद 8वें बिंदु पर अगर हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने ईरान में और इराक में, ईरान और इराक का नाम जानते हैं, इसके बीच में 8 वर्षों से जो युद्ध चलते आ रहे थे, तो 8 वर्षों से जो युद्ध चलते आ रहे थे, इसको 1988 में समाप्त करवा कर एक और सफलता हासिल किया, जो विश्व मंच पर महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियां किस प्रकार की रही। इसके बाद के बिंदुओं को देखेंगे। 5वें प्रश्न के रूप में आपका दिया गया है, पर्यावरण प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें, या फिर देखेंगे पर्यावरण संरक्षण के उपाय की विवेचना करें। तो इस प्रश्न को यहाँ आपके पॉलिटिकल साइंस में बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता है, लेकिन आपके परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे ही महत्वपूर्ण माना जाए तो इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण के कारण। तो पर्यावरण प्रदूषण के कारण की बात आप समझ रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषण, सबसे पहले आप देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण है क्या, पर्यावरण प्रदूषण के औचित्य क्या है। तो इसमें आप ऐसे समझ रहे हैं कि पर्यावरण में, वातावरण में अवांछित तत्वों का मिल जाना एक तरह से कहा जाए तो प्रदूषण का कारण होता है, प्रदूषण होता है। लेकिन यहाँ आपको बस इतना ही बताना है कि इसके पर्यावरण संरक्षण के उपाय बताना है, इसके प्रदूषण के कारण क्या है और इसके उपाय क्या है। तो वातावरण में जो अवांछित तत्वों का मिल जाना, वातावरण में जैसे अवांछित तत्व क्या मिल जाता है कि अब देखते हैं कि भूमि प्रदूषित होता है, जल प्रदूषित होता है, मृदा प्रदूषित होता है। इसके बाद यानी कि कुल मिलाकर 5 तरह के प्रदूषण के कारक बनते हैं, जिसमें आप 5 प्रकार के यहाँ देख सकते हैं कि भूमि सबसे पहले प्रदूषित होता है, जल भी प्रदूषित होता है, इसके बाद मृदा होता है, इसके बाद ध्वनि होता है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ ध्वनि के बाद आपको मिलेगा रेडियो सक्रियता होता है। तो रेडियो सक्रियता जो होगा, यह सबको समझ में आता नहीं है लेकिन यह भी एक प्रदूषण का कारण बनता है। तो ये 5 तरह के, जैसे जल में अवांछित तत्वों का मिलना जल को प्रदूषित करना का कारण होता है, भूमि में जो होता है कई तरह के जो रासायनिक खाद बीज सब इस्तेमाल होता है, या कचड़े या प्लास्टिक ये सब का इस्तेमाल जो होता है, ये भी प्रदूषण का कारण होता है। मृदा में जैसे आप देखेंगे कि मृदा का प्रदूषण देख लिए, ध्वनि का, यानी कि ध्वनि में अवांछित आवाज़ों का मिल जाना, शोर ध्वनि होना, ये सब क्या होता है कि ध्वनि प्रदूषण का कारण होता है। फिर रेडियो सक्रियता का मतलब आप देखेंगे सीधे शब्दों में कि रेडियो सक्रियता जो होता है उसका क्या उद्देश्य होता है, कि जैसे आप आज के डेट में देख रहे हैं कि जैसे टेलीविज़न है या फिर मोबाइल है या टावर है, इस सब के माध्यम से रेडियो सक्रियता का प्रदूषण ज़्यादा खराब स्थिति में बढ़ते जा रहा है। तो इसको दूर करने के क्या उपाय है, तो सबसे पहले हम इसे दूर करने के उपाय को देखेंगे। आखिर में प्रदूषण होता है तो इस प्रदूषण को कैसे दूर करेंगे। तो सबसे पहले अगर बिंदुवार देखें तो हम देखेंगे कि जनसंख्या में वृद्धि जो है, इसको अगर हम जनसंख्या की वृद्धि को रोकने का प्रयास करें, जनसंख्या अधिक होने के कारण मानव की आवश्यक वस्तुएं जो है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा और ज्यादा बढ़ते जा रहा है विलासिता की वस्तु, अर्थात प्राकृतिक का शोषण आवश्यक बन जाता है। और इसी तरह से क्या होता है कि प्राकृतिक का शोषण जब होगा तो ये प्रदूषण को तो बढ़ावा देगा ही। तो हम जनसंख्या की वृद्धि को रोककर हम इसका उपाय कर सकते हैं। फिर हम दूसरे बिंदुओं पर विचार करें कि दूसरा बिंदु जैसे वनों की कटाई, तो वन की कटाई जैसे अभी मैंने जैसे जिक्र किया है कि विलासिता की वस्तु जैसे बढ़ते जा रही है, वनों की निरंतर कटाई के परिणाम स्वरूप भूमि कम होती जा रही है और भूरक्षण जो है इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। और निरंतर वनों के कमी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पर्यावरण जो है दिन प्रतिदिन और प्रदूषित होने का खतरा बना हुआ है। तो जब हम जंगलों की कटाई को तभी रोक सकते हैं जब जनसंख्या की वृद्धि को रोकेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं स्थिति ऐसे बनते जा रहा है कि पहले के जो शहर है वे महानगर में बदल रहे हैं, छोटे गांव जो है शहर में बदल रहे हैं, और खेत जो है गांव में बदल रहे हैं, और जंगल जो है खेतों में बदल रहे हैं। जंगलों की कटाई होती जा रही है। तो ये सब किसके कारण हो रहा है, तो जनसंख्या की वृद्धि के कारण। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ कारण बताया गया कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए तो वन की कटाई भी रुकेगी, और वन की कटाई होना यानी भू रक्षण का कार्य होना यहाँ आपके पर्यावरण प्रदूषण होने के कारण बनते हैं, इसलिए इसको थोड़ा रोकना जरूरी होता है। फिर हम यहाँ तीसरे बिंदु पर विचार करें तो तीसरे बिंदु पर देखेंगे कि जिस प्रकार जल प्रदूषण की बात करें कि जल प्रदूषण में जिस प्रकार वन संपदा है उसी तरह प्रकृति में जल पूर्ति को भी सीमित बनाया है। इस कारण मानव जो है
नदियों के माध्यम से समुद्र में पानी के भिन्न भिन्न ढांचों में प्रदूषित करना शुरू कर दिया है। कारखानों से निकलने वाले जो विषैले रसायन है तथा नगरों के गंदे पानी है, इस पानियों में नदियों के जल प्रदूषित हो रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों को, जैसे सबसे पहले अगर हम प्रदूषण को रोकने का काम करें तो यह भी बात हमें ध्यान रखना होगा कि समग्र चिंतन की आवश्यकता होती है हम सबको, हम मानव जाति को, क्योंकि समग्र चिंतन की आवश्यकता पश्चिमी जगत के भीतर चिंतन में इस बात पर विशेष बल दिया गया, या यही बल दिया जाता है कि पृथ्वी और प्रकृति में जो कुछ भी है वह मानव के उपयोग के लिए बने हुए हैं। अतः आवश्यकता पड़ने पर अगर हम कहें कि मानव की सोच को बदलने की जरूरत है, इसके लिए समग्र चिंतित मनुष्य जो है, यानी कि एक महत्वपूर्ण उपाय ही है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब तक हम इस पर चिंतन नहीं करेंगे तो इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसमें जैसे मैंने अभी बताया कि जनसंख्या की वृद्धि को जब हम नियंत्रण करेंगे, नियंत्रण करके भी हम यहाँ पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकते हैं। वन के संरक्षण करके हम जनसंख्या को, यानी वन के संरक्षण को करके हम पर्यावरण को दूषित होने से बचा सकते हैं। और यही स्थिति है कि आज पर्यावरण और दिन पर दिन प्रदूषित होते जा रहा है, दूषित होते जा रहा है। तो फिर हम अगले प्रश्न पे विचार करते हैं। अगले प्रश्न में जैसे आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में आप क्या जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम IMF कहते हैं, इंटरनेशनल मनी फंड हम कह सकते हैं, IMF, इसके बारे में हम क्या जानते हैं। तो यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन बनाई गई है जिसकी स्थापना युद्ध के बाद, युद्धोपरांत कहा जाता है, संसार के विभिन्न देशों ने मिलकर अपने एक साथ बनाया है, ताकि विश्व में या विश्व के संतुलित विकास को प्रोत्साहित करते हुए एवं विभिन्न मुद्राओं में परिवर्तनीय की दशा जो है, इसको संभव बनाते हुए विश्व के आर्थिक स्थिरता जो बनी हुई थी युद्ध के बाद, विश्व जो होता है आर्थिक अस्थिर हो जाता है, तो आर्थिक स्थिरता स्थापित की जा सके। कोष की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रिटेन वुड्स में, यानी ब्रिटेन वुड्स के समझौते के आधार पर की गई है। इसका कार्य जो है 1947 से इसका कार्य प्रारंभ हुआ। और इस कार्य में जैसे हम इसको बिंदुवार अगर देखने की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की भूमिका के बारे में कह सकते हैं कि इसका वर्णन हम अलग अलग ढंग से कर सकते हैं। अलग अलग ढंग से का मतलब कि यहाँ पे यह संगठन जो है वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखरेख करने का कार्य करता है, यानी कि विश्व स्तर पर वैश्विक जो स्थिति होता है, यहाँ वित्त व्यवस्था के देखरेख करने का इसका दायित्व दिया गया है। फिर कहा जा सकता है कि यह मांग के आधार पर ही, IMF जो होता है मांग के आधार पर वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करने का भी काम करता है। इस संगठन के माध्यम से कहा जा सकता है कि 184 देश इसके सदस्य देश बने हुए हैं, परंतु प्रत्येक सदस्य देशों की सलाह पर यहाँ वजन समान नहीं है। प्रत्येक देश सदस्य देश जो है, इनका सभी का समान तरह से प्रभाव नहीं बना हुआ इस पे। फिर हम अगले बिंदु पर देखते हैं कि अग्रणी 10 सदस्यों के 55% मत दिए गए हैं, कि आगे रहने वाले इसके 10 सदस्य होंगे, उसको अकेले 55% मत देने का अधिकार है। ये इस देश में रखा गया है अमेरिका को, जापान को, जर्मनी को, फ्रांस को, ब्रिटेन को, इटली, कनाडा, रूस और सऊदी अरब और चीन इसमें शामिल है। 10 जो सदस्य देश हैं इसको अकेले 55% मत देने का अधिकार है। बाकी जो सदस्य देश हैं उनको 45% मत में ही रखा जाता है। अकेले अब इसमें देखेंगे 10%, यहाँ 10 देश का नाम जो दिया गया, इसमें 10 देशों में अकेले एक अमेरिका देश है। अमेरिका देश के पास 74.4% मत का अधिकार दिया गया, सिर्फ अमेरिका को। 55% में अकेले अमेरिका कितना रखा हुआ है अपना पावर, तो 17.4% अपना मत का अधिकार रखा हुआ। तो इस तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में आपने देखा। पुनः हम अगले प्रश्न के बारे में विचार करते हैं। भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की चुनौती पर निबंध लिखना है, यानी भारत के समक्ष जो राष्ट्र निर्माता है, राष्ट्र निर्माण की चुनौती किस प्रकार की है, भारत के सामने कैसे कैसे राष्ट्र निर्माण की चुनौती बनी हुई है, इसी पर एक निबंध के रूप में आपको प्रस्तुत करना है। तो निबंध का मतलब क्या होता है, एक लेख के रूप में आपको लिखना है। और ये लेख क्या होगा कि स्वतंत्रता जैसे हुआ भारत का, स्वतंत्रता के बाद यह कहा जाए भारत के समक्ष, यानी मुख्य तौर पर 3 अलग अलग चुनौतियां देखने के लिए मिलता है। और 3 चुनौतियां कौन कौन है, इन तीनों चुनौतियों का नाम अगर हम देखेंगे एक एक करके, तो एकता के सूत्र में बांधना सबसे पहली चुनौती बनी। एकजुट होना, एकता के सूत्र में बांधना, यानी पहली और तत्कालिक जो चुनौती है, एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत की गठने की थी जिसमें अगर हम कहें
कि भारतीय समाज की सारी विविधता के लिए एक स्थान हो, जितने अलग अलग जगह से अलग अलग क्षेत्रवाद की भावना हो, सब एक समान हो, एक स्थान पे हो। भारत अपने आकार और विधिवता में विभिन्न महादेशों के बीच में विभिन्न महादेश के बराबर था। यहाँ अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे और उसकी संस्कृति भी अलग अलग की थी, और यहाँ अलग अलग धर्मों के अनुयायी भी निवास करते थे, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग रहते थे। उस वक्त आमतौर पर यही माना जाता था, या यही एक सैद्धांतिक मत था कि इतनी विविधताओं से भरा हुआ देश ज़्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता है। यह विचार लोगों के मन में आ रहा था, यह सोच बनी हुई थी। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं हुआ। एक सूत्र में बांधने की बात आया। देश के विभाजन के साथ लोगों के मन में यह आशंका एक तरह से सच प्रमाणित हुई थी, लेकिन भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो चुके थे। और इस भविष्य की स्थिति में क्या भारत एक रह पाएगा? क्या ऐसा करने के लिए भारत सिर्फ कहा जाए कि राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज्यादा जोर देगा और बाकी उद्देश्यों को तिलांजलि दे देगा? इस तरह से क्या ऐसे में हर क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय पहचान को खारिज कर दिया जाएगा? उस वक्त का सबसे एक अहम सवाल बना हुआ था, और यह सवाल क्या था कि भारत की क्षेत्रीयता, अखंडता, जिसे हम जोनल यूनिटी कहते हैं, को कैसे प्राप्त किया जाए। यह बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी, बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई थी हमारे देश के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और भारत के ऐसे चुनौतियों के समक्ष भारत जो था, एकजुटता का रूप, यहाँ जो यूनिटी का जो भारत ने अपना रूप दिखाया, जो भारतीय संविधान ने जिस तरह के अपने आप को पेश किया अपने देश के सामने, तो समझिए कि यह एकजुटता के सूत्र में बंधने का भरसक यह प्रयास सफल रहा। इसके बाद अगर हम दूसरे चुनौती के रूप में देखें तो लोकतंत्र की स्थापना करना, यहाँ भारत के लिए दूसरी बड़ी चुनौती बनी हुई थी कि लोकतंत्र की स्थापना कैसे की जा सकती है। इतने बड़े देश में इतने बड़े अलग अलग प्रांत के रूप में देखे जा सकते हैं, अलग अलग भाषावाद, अलग अलग भाषाविद, यहाँ अलग अलग क्षेत्रवाद, ये सारी समस्याओं को, चुनौतियों को देखा जाए तो कहा जाए कि लोकतंत्र की स्थापना करना इतना आसान नहीं था जितना आसान आप देख रहे हैं आज के डेट में। क्योंकि भारत की आज़ादी मिलने के बाद भी कई राज्यों में चुनाव होना बहुत मुश्किल हो रहा था। जैसे आप असम की बात देख लीजिए, असम में बहुत दिनों के बाद चुनाव संपन्न हो पाया। तो ऐसे कुछ क्षेत्र में इस तरह की समस्याएं बनी हुई थी, इस तरह की चुनौतियां बनी हुई थी। तो स्वतंत्र भारत के समक्ष दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की थी। हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों की में गारंटी दी गई है कि, और हर नागरिक को मतदान का अधिकार भी दिया गया है। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र की स्थापना यहाँ किया है। इसी लोकतंत्र मूलक जो प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को यहाँ पे अपनाने का काम किया गया है। इन विशेषताओं से यह बात ही सुनिश्चित हो गई कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर जो राजनीतिक मुकाबले होंगे वह लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर में ही किए जाएंगे, इस ढांचे से बाहर नहीं होंगे। लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए चुनौती यह भी थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार, बर्ताव चलन में आ जाए, और इस तरह की संभावनाएं बनी हुई थी। फिर तीसरी बड़ी चुनौती थी कि समाज मूलक विकास। समाज मूलक विकास कैसे होगा? तो तीसरी चुनौती थी कि ऐसे विकास की जिससे समूचे समाज का, या समूचे समाज जो हम कहें पूरे समाज का भला होता हो, न कि कुछ एक वर्गों का। इन मोर्चों पर भी संविधान में यह बात कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए, और सामाजिक रूप से वंचित वर्ग जो है, ऐसे वंचित वर्गों में जैसे धार्मिक, सांस्कृतिक, अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष सुरक्षा देने की गारंटी दी जाए, विशेष सुरक्षा देने की बात की जाए। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, अगर कहा जाए इसके अंतर्गत, लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिसे राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। और साथ में अब असली चुनौती अधिक आर्थिक विकास तथा गरीबी की समाप्ति के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की बनी हुई थी। तो इस तरह की चुनौतियों का सामना करके भारत को एक सूत्र में, एकजुटता के सूत्र में बांधने का भरसक प्रयास किया गया। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे कि भारत के राज्यों के पुनर्गठन की विवेचना करें। तो भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ, इस पुनर्गठन की विवेचना हमें करना है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को देखेंगे, अलग अलग ढंग से भी हो सकता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में जो लागू किया गया था, इसका उल्लेख करें। भारत के राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, इसकी विवेचना करें, या राज्य पुनर्गठन आयोग के उद्देश्यों का वर्णन करें। तो ऐसे करके आपका प्रश्न हो सकता है, और ऐसे प्रश्नों का सभी का उत्तर एक ही होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि भारत के पुनर्गठन, जैसे भारत के राज्यों का पुनर्गठन के जो हम अलग अलग रूप से देख सकते हैं कि
सबसे पहले बिंदु में देखेंगे कि राष्ट्र जो है विभाजन और देशी रजवाड़ों के विलयों के बाद हमारे देश में कई सरकार ने देश की प्रांतों की सीमा भाषा के आधार पर अगर कहें राज्यों के पुनर्गठन का एक तरह का वायदा किया। सन 1920 ईस्वी की स्थिति को समझें तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जब हुआ था तो मुख्य रूप से हम कहेंगे कि उसके बाद इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर ही होगा। राज्य जो बना, राज्य पुनर्गठन का मतलब आप समझ लें पहले कि अलग अलग राज्य जैसे बना था, तो राज्य कैसे बना था, राज्य का स्थापना कैसे किया गया। तो यहाँ कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसने मान लिया पहले बिंदुओं पे कि जो राज्यों का पुनर्गठन होगा, राज्य का निर्माण होगा, वो भाषा के आधार पर होगा। दूसरा इसका पुनर्गठन का आधार माना गया कि भाषाई आधार पर चुनौती एवं विरोध होने लगे। तो भाषाई आधार पर चुनौती और विरोध की स्थिति में हम देखेंगे कि केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले के माध्यम से, जो केंद्रीय नेतृत्व हुआ, इस फैसले को स्थानीय स्तर पर स्थानीय नेताओं और लोगों को ने चुनौती दी। पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्र के जो विरोध थे यहाँ भड़क कर सामने आ गया। पुराने मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का भी शामिल थे। जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का नाम देखते हैं तो दोनों उस समय वहां शामिल थे, मद्रास में ही शामिल थे। इसके कुछ हिस्से मौजूदा केरल एवं कर्नाटक में भी आज के डेट में है। और तीसरा इसका बिंदु देखेंगे कि आंध्र आंदोलन एवं एक नए राज्य का गठन। आंध्र आंदोलन हुआ, एक नए राज्य का गठन कैसे हुआ? तो विशाल आंध्र आंदोलन, जिसे आंध्र प्रदेश के नाम से अलग अलग राज्यों के लिए चलाया गया एक जन आंदोलन था। इसने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाके को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बना दिया जाए। लेकिन क्या ये सारी मांगे एक साथ संभव नहीं था? तेलुगु भाषी क्षेत्र के लगभग सारी जो राजनीतिकारी थे मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष ले रहे थे। और इसके बाद अगर देखें तो चौथे बिंदुओं में देखेंगे कि चौथे बिंदुओं में क्या था कि राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण का बात किया गया कि इसी आधार पर राज्यों के बीच में राज्यों के लिए गठित करने का एक तरह का पुनर्गठन आयोग का यह गठन संघर्ष चल पड़ा। इस संघर्ष को में बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1955 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग बना ही डाला। और 1955 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना तो उसके बाद देखिए क्या स्थिति होता है कि इस आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के मामले में गौर करने की स्थिति था। इसने अपने रिपोर्ट में स्वीकार भी किया कि राज्यों के सीमाओं का निर्धारण वहीं बोली जाने वाली भाषा के आधार पर ही होना चाहिए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया। और जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ तो इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य बनाने का काम किया गया, क्योंकि उस समय 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो आपने देखा यहाँ कि उस समय कितने हैं, लेकिन आज के डेट में आप देखते हैं कि राज्यों की संख्या कितनी है और केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है। तो पंजाब में भी अब इस बिंदुओं के साथ अगर हम देखें कि पंजाब में भी हिंदी भाषी और पंजाबी भाषी के दो समुदाय लोग थे, हिंदी बोलने वाले भी थे और पंजाबी बोलने वाले भी थे। पंजाबी भाषी लोग अलग राज्य की मांग कर रहे थे कि हम पंजाब राज्य का एक अलग राज्य चाहिए। बहरहाल अगर हम कहें कि बाकी राज्यों की तरह उनकी मांग 1956 ईस्वी में बिल्कुल नहीं मानी गई। और 10 साल बाद यानी 1996 ईस्वी में आप देखेंगे कि पंजाबी भाषी इलाके और पंजाब राज्य का दर्जा दिया गया और बृहत्तर पंजाब से में लगभग हर एक हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का नाम के राज्य के नाम दे दिए गए। इसके बाद की अगर हम बिंदु में चर्चा करें तो 1972 में एक बार फिर राज्यों के पुनर्गठन का एक बड़ा प्रयास पूर्वोत्तर में हुआ। असम से अलग करके 1972 में मेघालय बनाया गया और इसी प्रकार मणिपुर और त्रिपुरा में यदि क्षेत्रीय त्रिपुरा भी अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 1987 में वजूद में आए। और इसके बाद जबकि नागालैंड कहा जाए इससे कहीं पहले यानी 1963 में ही राज्य बन चुका था। इसके बाद के बिंदुओं में अगर हम देखते हैं कि राज्यों के पुनर्गठन में सिर्फ अगर हम कहें कि भाषा को आधार बनाया गया हो, ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी कि भाषा को आधार बनाकर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। बाद में वर्षों में यानी बाद के जब वर्ष आए तो बाद के वर्षों में अनेक उप क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रीय संस्कृति अथवा विकास के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन के रूप में सवाल उठाकर अलग राज्य बनाने की मांग की गई। ऐसे 3 राज्य झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ और उत्तराखंड सन 2000 ईस्वी में बनाए गए।
पुनः अगले बिंदुओं पर अगर हम विचार करें तो राज्यों के पुनर्गठन की कथा कभी समाप्त नहीं हुई, आज भी यह लगातार चलते जा रहा है, क्योंकि देश में अनेक इलाकों में छोटे छोटे राज्य बनाने की मांग को लेकर आंदोलन अभी भी चल रहे हैं। और आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना की बात करें, महाराष्ट्र में विदर्भ की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हरित प्रदेश और पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में राज्य बनाने के लिए ऐसे आंदोलन चल रहे हैं। यह लगातार आंदोलन जारी है। देश के अंदर कई ऐसे बड़े बड़े राज्यों में आंदोलन आज भी चल रहे हैं। लेकिन अब मूल बात आता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के क्या उद्देश्य थे, किस उद्देश्य से राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित उद्देश्य अगर हम कहें तो अलग अलग समझ सकते हैं कि इस आयोग के क्या उद्देश्य थे। तो उद्देश्य में देख सकते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए, जैसे एक नंबर में कहें कि आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्से में भी भाषाई आधार पर राज्यों का गठित करने का संघर्ष चल पड़ा। और इस संघर्ष से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। इस आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के मामले में गौर करने का काम दिया गया था। दूसरे बिंदुओं पर अगर हम देखें तो इसने अपने रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर ही होना चाहिए, क्योंकि इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ और इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश भी बनाए गए। तो आपने देखा यहाँ कि भारत के राज्यों के पुनर्गठन की क्या उद्देश्य था, क्यों किया गया। इसके बाद के प्रश्न पे अगर हम विचार करते हैं तो देखेंगे, इसके बाद के प्रश्न है योजना आयोग के संगठन एवं कार्यों की विवेचना करें। तो योजना आयोग के संगठन और कार्यों की विवेचना के बारे में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि इसको भी अलग अलग प्रकार से प्रश्न के रूप में दिया जा सकता है आपके बीच में, कि जैसे भारत में आर्थिक विकास की योजना की भूमिका को स्पष्ट करें, या नीति आयोग के बारे में आप क्या जानते हैं, ऐसे करके आपका प्रश्न हो सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को जानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि 1914 के आम चुनाव के बाद योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया, और जिसका मुख्य कार्य सरकार के लिए सभी क्षेत्रों में नीतियों का निर्माण करने का काम दिया गया था। देश की आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए भारत ने योजना पद्धति को चुना। आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने का आर्थिक नियोजन के अतिरिक्त दूसरा अगर विकल्प स्वतंत्र बाजार अगर देखा जाए, स्वतंत्र बाजार यहाँ व्यवस्था उपलब्ध किया गया था, जिसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं कि उत्पादन सभी क्रियाएं लाभ की दृष्टि से करता है, परंतु यह व्यवस्था भारत के लिए निम्नलिखित रूप से अगर कहा जाए तो यह अनुपयुक्त मानी जा सकती थी, जिसमें हम अलग अलग बिंदुओं में देखते हैं कि भारत में आय की भारी असमानता पाई जाती है। आय की जो समानता है वह समानताएं नहीं होती है, भारी असमानताएं देखी जाती है। उत्पादन धनी व्यक्तियों के लिए किया जाएगा क्योंकि उसके पास वस्तुएं खरीदने की शक्ति है। फिर हम दूसरे बिंदुओं पर देखते हैं कि अधिकांश व्यक्ति निर्धन होने के कारण साख के रूप में देखें, पैसा के रूप में देखें, उपयोगी वस्तुओं के खर्च कर देंगे और बचत नहीं होगी, ऐसी स्थिति उत्पन्न होता है। फिर हम तीसरे बिंदुओं पर विचार करें तो निर्धन व्यक्तियों के लिए आवास की व्यवस्था देखेंगे, शिक्षा की व्यवस्था देखेंगे, चिकित्सा आदि की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो आर्थिक दृष्टि से लाभदायक भी नहीं है। फिर हम चौथे बिंदुओं पर विचार करें कि इस बात की संभावना है कि दीर्घकालिक आर्थिक बातों का ध्यान न दिया जाए, जैसे अगर हम कहें कि आधारभूत और भारी उद्योग की बात देखें, तो इसलिए भारत में योजना पद्धति को यहां चुनने का काम किया कि भारत जो था ऐसे स्थितियों से बचने के लिए उसने क्या किया कि योजना पद्धति को यानी योजना आयोग के माध्यम से योजना पद्धति को चुनने का काम किया। और योजना पद्धति में जैसे देखेंगे कि भारत के आर्थिक विकास के में योजना आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसकी स्थापना योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी। इस आयोग का उल्लेख अगर कहें तो संविधान में नहीं दिया गया है, संविधान में इसका जिक्र नहीं किया गया है। इस महत्व को इस बात से आंका जा सकता है कि अब इसे एक संवैधानिक स्तर प्रदान किए जाने की बात पर जोर दिया जा रहा है। आज के संदर्भ में भारत के सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाएं बनाने, उसके क्रियान्वयन पर निगरानी रखने तथा इस संबंध में सरकार को समय समय पर अपनी सिफारिशें देने का काम योजना आयोग का है और योजना आयोग इस पर कार्य करता है। जब देश स्वतंत्र हुआ तो भारत जो था कृषि तथा उद्योग दोनों ही मामलों में विदेशों पर निर्भर था। अब खाद्यान्न में हम लगभग आत्मनिर्भर है और बहुत सी वस्तुओं का उत्पादन तो इतना बढ़ा है कि भारत उन्हें निर्यात करने में काफी अपनी भूमिका निभा रहा है।
इससे निर्यात बढ़ा भी है। यह प्रगति योजना आयोग के प्रयत्न से ही संभव हो पाई है, क्योंकि योजना आयोग नहीं होता तो ये प्रगति नहीं होती, ऐसे संभावनाएं नहीं होती। योजना आयोग ने एक विशेषज्ञ के रूप में कहा जाए कि संगठन के रूप में कार्य करते हुए देश के सामाजिक रूप में आर्थिक विकास के लिए सोच समझकर योजनाएं भी बनाए। चाहे हम योजना द्वारा वांछित प्रगति नहीं मिल पाई हो, परंतु इस योजना आयोग की भूमिका शून्य नहीं हो सकती है या शून्य नहीं हो पाती। इसके लिए मूल रूप से देश की बढ़ती हुई जनसंख्या उत्तरदायी है। भारत के आर्थिक विकास में योजना आयोग का महत्वपूर्ण हाथ रहा है और 2015 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नीति आयोग की घोषणा भी कर दी है। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ योजना आयोग के बारे में। पुनः हम अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। प्रश्न देखेंगे कि भारत चीन संबंध। तो भारत और चीन का नाम जैसे ही आपके बीच में आता है, सुनने से ही पता चलता है कि आज कितना खटास उत्पन्न हो गया है भारत और चीन के बीच में। जैसे आप देखे हैं कि यह शीत युद्ध का परिणाम, चीन जो है पाकिस्तान का साथ दे रहा है। यह बात जब सामने आया, फिर चीन ने भारत पे हमला किया, यानी भारतीय सैनिकों पे कुछ अपना प्रभुत्व स्थापित करते हुए दिखाया, तो भारत और चीन के बीच में एक खटास उत्पन्न हुआ है। और इसका परिणाम आप अभी भी तत्काल में देख रहे हैं कि चीन के कई ऐप्स को भारत ने नामंजूर कर दिया है, अर्थात उसको यहाँ उपयोग करना एक तरह से कहा जाए कि देश के लिए वह उचित नहीं माना गया है और देश उसे रिजेक्ट कर दिया है। तो हम यहाँ देखेंगे कि भारत और चीन के संबंध जो है, इस पर एक टिप्पणी लिखने की बात है कि अंग्रेजी राज से भारत आज़ाद होने और चीन द्वारा विदेशी शक्तियों को निकाल बाहर करने के बाद यह उम्मीद जगी थी कि दोनों मुल्क साथ मिलकर या एक साथ आकर विकासशील दुनिया और खास तौर पर एशिया के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करेंगे। यह दोनों देशों के बीच का एक उम्मीद जगा था, उम्मीद की किरण जगी थी। कुछ समय के लिए हिंद चीन भाई भाई का नारा भी लोकप्रिय हुआ था, लेकिन सीमा विवाद पर चले सैन्य संघर्ष ने इस उम्मीद को समाप्त ही कर दिया, अर्थात हम कहें कि उम्मीद पे पानी फेर दिया। आजादी के तत्काल बाद ही आप देखेंगे 1950 ईस्वी में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर बस्तियां बसाने के फैसले से दोनों देशों के बीच में संबंध एकदम कटुता उत्पन्न हो गया। और दोनों के बीच में जब कटुता उत्पन्न हुई, दोनों के बीच में इतनी गड़बड़ी हुई कि भारत और चीन दोनों देश अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्साई जो चीन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धा दावों के चलते 1962 में एक दूसरे के बीच में लड़ाई शुरू हो गई और भारत और चीन के बीच में एक संग्राम शुरू हुआ। और 1962 के युद्ध में भारत को सैनिक पराजय की सामना झेलनी भी पड़ी, क्योंकि भारत इसमें पराजित हुआ, चीन इसमें विजित हुआ और भारत इसमें बुरी तरह से हारा। और भारत चीन संबंध इसका दीर्घकालिक असर भी हुआ। 1976 ईस्वी तक दोनों देश के बीच कूटनैतिक संबंध यहाँ समाप्त ही हो चुके थे और इस तरह इसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच संबंधों में कुछ सुधार देखने के लिए मिला। धीरे धीरे कुछ सुधार हुआ, लेकिन 1970 के दशक के उत्तरार्ध में चीन का राजनीतिक नेतृत्व भी बदला। चीन की नीति में भी अब कहा जाए कि वैचारिक मुद्दों की जगह व्यापारिक मुद्दे शामिल होते चले गए, क्योंकि वो वैचारिक स्थितियों को छोड़कर वह व्यवहारिक रूप से, अगर व्यापारिक रूप से कहा जाए कि विश्व की अर्थव्यवस्था पर अपना व्यापारिक प्रभुत्व स्थापित करने के प्रयास में लगा। इसलिए चीन भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए जो वक्ताओं की श्रृंखला में भी यह शुरू होते हुए देखते हुए नजर आया। शीत युद्ध के समाप्ति के बाद अब यहाँ पाते हैं कि चीन और भारत के बीच में, यानी भारत चीन संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने के लिए मिला है। अब इसके संबंधों का रणनीतिक ही नहीं है, आर्थिक पहलू भी है। दोनों ही खुद को विश्व राजनीति में उभरती हुई शक्ति के रूप में अपने आप को समझना शुरू कर दिए हैं। भारत भी अपने आप को समझता है कि विश्व शक्ति के रूप में हम जाएं, चीन भी समझता है विश्व शक्ति के रूप में हम उभरें, और दोनों ही एशिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का प्रयास भी किए हुए हैं। और यह निश्चित है कि दोनों जब विश्व पे अपना प्रभाव जमाने में लगे हुए हैं। दिसंबर 1988 ईस्वी की घटना को देखें कि राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा करने से भारत चीन संबंधों को सुधारने के प्रयास को और ज्यादा बढ़ावा मिला। इसके बाद से दोनों देशों में टकराव टालने और सीमा पर शांति और यथा स्थिति बनाए रखने के लिए जो उपाय थे, इसके शुभारंभ कर दिया गया। दोनों देश ने सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ विज्ञान और तकनीक क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के क्षेत्र में व्यापार के लिए सीमा पर बार बार अगर कहा जाए कि पोस्ट खोलने के लिए भी सहमत हो गए। भारत और चीन के बीच में व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है और इस तरह से देखा जाए कि इसने चीन के साथ संबंधों में नई जो
गर्मजोशी था, उस नई गर्मजोशी को लाने में पुरजोर मेहनत किया और चीन और भारत के बीच 1992 ईस्वी में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार भी हुआ था। यह एक आंकड़ा है कि 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का जो द्विपक्षीय व्यापार हुआ था 2006 में बढ़कर यह 18 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था। हाल में दोनों देशों के बीच में अगर हम देखते हैं कि ऐसे मामलों में भी सहयोग करने के लिए वे राजी भी हुए, जिससे देश के बीच में विभेद पैदा हो सकते थे, लेकिन विदेशों से ऊर्जा सौदा हासिल करने का यहां अगर कहा जाए कि मसला भी सामने आता है। वैश्विक धरातल पर भारत और चीन में विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों के नेता तथा अधिकारी अब अक्सर नई दिल्ली और बीजिंग का दौरा भी कर रहे हैं। इससे दोनों देश एक दूसरे को ज्यादा करीब भी समझने लगे हैं। परिवहन के क्षेत्र में देखिए और संचार मार्गों को बढ़ोतरी के रूप में आप देखेंगे। समान आर्थिक हित तथा एक जैसे वैश्विक जो सरोकार है, इसके कारण भारत और चीन के बीच संबंध को ज्यादा सकारात्मक और मजबूत बनाने में बहुत ज्यादा सहयोग मिला है। और यह स्थिति आज थोड़ा सा फिर वर्तमान की दशा में देखें कि दोनों के संबंधों में कुछ खटास उत्पन्न हुआ है, जो मैंने इसके सबसे पहले जिक्र भी किया। तो इसके बाद के प्रश्नों को अगर हम देखते हैं, 11 प्रश्न जो है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के अधिकारों कार्यों की व्याख्या करें। तो मुख्यमंत्री के अधिकार, मुख्यमंत्री तो आप समझ रहे हैं, मुख्यमंत्री एक शब्द सुनने से आपको पता चल जा रहा है कि मुख्यमंत्री क्या है। तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के अधिकार के बारे में लिखना है और उसके कार्य के बारे में लिखना है कि मुख्यमंत्री का अधिकार क्या होता है और कार्य क्या होता है। बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही आवश्यक प्रश्न है। तो जिस प्रकार आप देखेंगे कि संघ की मंत्री परिषद का प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार राज्य के मंत्री परिषद का प्रधान भी मुख्यमंत्री होता है। संविधान का निर्माण जब हुआ तो निर्माताओं ने संघ में प्रधानमंत्री का पद का प्रावधान करते हुए राज्य मुख्यमंत्री का पद जो था इसका प्रावधान कर दिया। कार्य, अधिकार और शक्ति भी दोनों समान दिए गए हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, परंतु व्यवहार में राज्यपाल की यह शक्ति अत्यधिक, अगर कहा जाए तो अत्यधिक सीमित ही माना जाता है। चूंकि राज्य में उत्तरदायी अथवा संसदीय स्वरूप का कार्यपालिका की स्थापना की गई है, अतः विधानमंडल में जिस दल का स्पष्ट बहुमत होता है, राज्यपाल उसी दल के नेता को मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित भी करता है। सामान्य रूप से अगर कहा जाए कि मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य होता है, परंतु उसके अपवाद भी है, और अपवाद के रूप में विधान परिषद का सदस्य भी मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त हो सकते हैं। यदि विधानसभा में किसी दल का स्पष्ट बहुमत न हो तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल की कुछ स्वतंत्रताएं भी होती है। मुख्यमंत्री अपने स्वविवेक का इस्तेमाल इसमें कर सकता है। मान लीजिए कि अगर त्रिकोणीय लड़ाई हो गया हो और किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं हो, तो उसमें जो बड़ा दल होगा, बड़े दल को राज्यपाल आमंत्रित करेगा और उन्हें बहुमत साबित करने का एक अवसर दे सकता है। यदि राज्यपाल को यह समझ आए कि तीनों दलों में कोई भी दल या 4 दल दिख रहे हैं, 4 दल में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे, तो वे चुनाव के लिए भी वहां विधानसभा को फिर से भंग कर सकते हैं या विधानसभा के चुनाव को फिर से वे कार्यान्वित करा सकते हैं। तो यहाँ राज्यपाल जो होते हैं, राज्यपाल यहाँ पे कुछ स्वतंत्र रूप से अपने कार्य करते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि मुख्यमंत्री के कार्य और अधिकार, तो मुख्यमंत्री के कार्य और अधिकार की बात करें, यहाँ मुख्यमंत्री के बारे में समझ गए। इनके अधिकार और कार्य के बारे में अगर हम समझते हैं तो यह निम्न प्रकार से इनके अधिकार और कार्यों को हम देख सकते हैं, जो हम बिंदुवार बना सकते हैं। जो पहले बिंदु में कहे कि वह मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है और मंत्री परिषद की बैठक का सभापतित्व का कार्य भी मुख्यमंत्री ही करता है। दूसरा बिंदु अगर हम देखें तो उसे सभी प्रशासनिक विभागों में के निरीक्षण करने का अधिकार भी प्राप्त है। मंत्रियों के बीच किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर मुख्यमंत्री उस पद का निपटारा करके अंतिम निर्णय देने का अधिकार भी अपने पास रखा हुआ है। यह संवैधानिक प्रावधान है। तीसरा बिंदु अगर हम देखें तो विधानमंडल दल के नेता के रूप में वह अपने दल की कार्यकारिणी समिति का कार्य आदि की देखरेख भी करने का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया है। फिर हम अगले बिंदुओं पर देखें तो राज्यपाल एक औपचारिक प्रधान के रूप में माना जाता है। उसकी वास्तविक शक्ति का प्रमुख जो प्रयोग होता है वह मुख्यमंत्री ही करता है। उसके परामर्श पर ही राज्यपाल जो होते हैं किसी मंत्री की नियुक्ति करने अथवा पदच्युत करने का अधिकार रखे हुए हैं, यानी कि किसी को नियुक्त कर सकते हैं, पदच्युत कर सकते हैं, तथा विधानसभा को विघटित भी करने का अधिकार उनके पास तभी होता है जब मुख्यमंत्री चाहता है।
फिर हम अगले बिंदुओं पर देखते हैं। तो मुख्यमंत्री राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच संपर्क स्थापित करने में कड़ी का काम करने का काम करते हैं, और वह राज्यपाल के को मंत्रिपरिषद के सभी कार्यों को सूचना देता है। और अगले बिंदुओं पर अगर हम विचार करें तो राज्य सरकार तथा सत्तारूढ़ दल का प्रवक्ता होने के कारण उसके द्वारा दिए गए जो यहाँ वक्तव्य होता है वह अधिकार भी माने जाते हैं। फिर अगले बिंदुओं पर विचार करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि राज्यपाल महाधिवक्ता तथा लोकसभा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी करने का काम करते हैं, लेकिन ये नियुक्तियां मुख्यमंत्री की सलाह पर ही की जाती है। मुख्यमंत्री सलाह देते हैं तो ही होता है। फिर अगले बिंदु पर देखें तो मुख्यमंत्री राज्यपाल की औपचारिक स्वीकृति में मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण करता है, यानी विभागों का बंटवारा भी करता है। इसके साथ राज्य का संपूर्ण शासन तंत्र उसी के संकेतों पर निर्भर करता है। वह राज्य शासन के कप्तान के रूप में कहा जाए और तो इसमें कहीं शक नहीं है, तो राज्य शासन यानी राज्य शासन के कप्तान भी है और राज्य मंत्रिमंडल में उसकी विशिष्ट स्थिति भी बनी होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के अधिकार और कार्य किस प्रकार के होते हैं, इस चीज को आपने देखा। पुनः अगले बिंदुओं पर विचार, इस सेट का सबसे अंतिम प्रश्न के रूप में आप देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के संगठन एवं कार्यों का वर्णन करें। सर्वोच्च न्यायालय तो आप समझ रहे हैं, जैसे आप देखते हैं कि राज्य के लिए उच्च न्यायालय होता है और सर्वोच्च न्यायालय जो होता है न्यायालयों का न्यायालय होता है, यानी अंतिम न्यायालय देश का होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो अधिकार हैं, इसके कार्य हैं, इसके संगठन है, इसके क्षेत्राधिकार है, इन तमाम बातों का अगर जिक्र करना है तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय न्याय व्यवस्था के शीर्ष स्थान पर बनाए गए हैं। मूल संविधान के अनुसार इसमें मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश ही हो सकते थे, यानी पुराने समय में ऐसा बात किया गया था। लेकिन संविधान संशोधन द्वारा उसकी संख्या में वृद्धि कर दी गई और वृद्धि करके अब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की संख्या 25, यानी सर्वोच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और उसके बाद अन्य न्यायाधीश की संख्या 25 कर दिए गए। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वही नियुक्ति की जा सकता है जो सबसे पहले उसके योग्यता क्या होनी चाहिए। जैसे प्रश्न आता है, कहीं छोटा छोटा प्रश्न हो जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए उनका जो योग्यता है, अर्हता है, क्या होना चाहिए, तो इसको हम अलग ढंग से कह सकते हैं कि वो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा बात क्या है कि एक या एक से अधिक न्यायालयों में वो 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है। या किसी एक अथवा एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वह अधिवक्ता के पद पर रह चुका हो तो वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है। या राष्ट्रपति की दृष्टि में वह एक सुविख्यात विधिवेता के रूप में जाना जाए तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है। पुनः हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार और कार्य की बात, कि इसका अधिकार क्या है और इसका कार्य क्या है। तो सबसे पहले इसके अधिकार और कार्यों को हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, अर्थात हम इसे 4 भागों में बांटने का प्रयास किए हैं। जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। जो आपके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या है कि इस श्रेणी में वे विषय लाए जाते हैं, वे विषय आते हैं जिसकी सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही किया जाता है। ऐसे विषय अगर हम देखें तो निम्नलिखित विषय हो सकते हैं। जैसे आप देखेंगे संघ तथा राज्य विवाद अगर उत्पन्न होता है, राज्य के बीच में, संघ के बीच में, राज्य के बीच में विवाद उत्पन्न होता है तो सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होता है। भारत सरकार, राज्य या कई अगर कहा जाए राज्यों तथा एक से अधिक राज्य जो होते हैं इसके बीच में अगर विवाद होता है तो इसकी सुनवाई भी सर्वोच्च न्यायालय में होता है। या दो से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय में ही, क्योंकि राज्य और जो प्रांत है इसके बीच में विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय का यह हिस्सा होता है। इसमें कोई ऐसा प्रश्न अंतर्निहित हो जिस पर किसी वैध अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर होता हो। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार या इसके क्षेत्र में आते हैं, परंतु इस मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में भी हो सकते हैं। पुनः दूसरा अगर हम देखें, यानी प्रारंभिक अधिकार के बाद अगर हम दूसरा बात देखते हैं तो अपीलीय क्षेत्राधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय का हिस्सा बनता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार में कौन कौन से विषय आते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय केवल उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनता है। उच्च न्यायालय में अगर यदि कोई अपील सुना दिया गया हो, कोई डिसीजन दे दिया गया हो तो उसके विरोध में हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। यह अपीलीय संवैधानिक या फौजदारी, दीवानी तथा कुछ विशिष्ट मामलों में सुनी जा सकती है। संवैधानिक मामलों में अपील तभी सुनी जा सकती है जबकि उच्च न्यायालय ऐसा प्रमाण दे दे कि इस मामले में अपील की जा सकती है, या सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा विश्वास हो जाए कि उसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित है। तो फौजदारी मामले में अपील तभी की जा सकती है जबकि अगर यह भी देखा जाए कि उच्च न्यायालय में अपने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए किसी
अभियुक्त को मृत्युदंड को आदेश दे दिया गया हो अथवा उच्च न्यायालय या अपने अधीनस्थ न्यायालय के किसी फौजदारी मामले में यानी फौजदारी मामले को मंगाकर अभियुक्त को प्रमाण पत्र देना यानी प्रमाण दंड देना हो तो ऐसे क्षेत्र में हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। दीवानी मामले में अलग अलग परिस्थितियों में हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। जैसे में देखेंगे कि यदि उच्च न्यायालय या प्रमाण दे दे कि इस मामले के में कानून व्याख्या का प्रश्न निहित है तो हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। या हम ऐसे भी देखें कि उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र दे दे कि मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय के अपील करने योग्य है। कुछ विशिष्ट मामले में सर्वोच्च न्यायालय जो होता है सर्वोच्च न्यायालय अपील की अनुमति दे सकता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय में वैसे परिस्थिति में जा सकते हैं। यह हुआ आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार के क्षेत्र में। अब तीसरे अधिकार में देखेंगे जिसे हम कह सकते हैं परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के रूप में। तो परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार में जैसे संविधान की धारा 143 में यह बात जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि किसी भी संवैधानिक मामले अथवा समझौते या सार्वजनिक महत्व के प्रश्न से संबंधित जो बातें आता है किसी भी विषय पर सार्वजनिक न्यायालय के समक्ष विचार के लिए रख सकता है और सर्वोच्च न्यायालय पर इस पर अपनी सलाह देता है, परंतु इस सलाह को मानना या न मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर ही निर्भर करता है। तो ऐसे मामले में भी हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। और अंतिम यानी चौथे जो यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के कार्य हैं अभिलेख न्यायालय इसको कहा जा सकता है। तो अभिलेख न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय को ऊपर जितनी बातें बताई गई इसके अधिकारों के अतिरिक्त भी बहुत से अधिकार प्राप्त है। जैसे ये एक मौलिक अधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक माना जाता है और उसकी रक्षा के लिए यह विभिन्न नियमों को जारी भी कर सकता है। यह संविधान का रक्षक माना जाता है। यह संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए ऐसे कानून को भी संविधान के विरुद्ध है क्योंकि अवैध घोषित कर सकता है। उसे अपनी कार्य प्रणाली के संचालन के लिए नियम बनाने का भी अधिकार है। यह अपने कर्मचारियों पर भी नियंत्रण रखने का कार्य करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा और ये सभी प्रश्न बेहद ही अनिवार्य है।